हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, कल हमने कंपनीज एक्ट 2013 को डिस्कस किया था 1956 के साथ कंपेयर करके। उसके बाद क्या है कि बेसिकली कुछ बुक्स जो है उसमें तो कंपनी एक्ट दे ही नहीं रखा, कुछ में जो है वो 2013 से लेके 15, 17, 19 और 20 सारे दे रखे हैं। तो अब यार ये अनप्रिडिक्टेबल है कि वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो एज एन सेफ गार्ड कि हम जो है सारी कंपनीज एक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले 2020 का जो राज्यसभा टीवी के में जो डिबेट आया था उसी के ऑथेंटिक सोर्स से मैंने सारा डाटा इसके अंदर डाला है। तो सारा 2019 और 20 की जो अमेंडमेंट्स हैं जिसके ऊपर आ रहा है कि डिस्प्यूट की नहीं करनी चाहिए वो अमेंडमेंट्स जो है, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो है फिर मैंने बजट रिलेटेड 2 क्वेश्चंस डाले हैं, तो इस फॉर्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली है क्या कि अभी एक बिल जो है वो गया लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कि कंपनीज एक्ट 2013 उसका नाम था। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कुछ उससे ऑफेंसेस हैं जो कि इतने ग्रेव नहीं है नेचर में, इतने बड़े नहीं है, तो हमें उसको डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपोजिशन था या फिर जो भी मेंबर्स थे लोकसभा के, उन्होंने इस चीज़ का अपोजिशन किया कि नहीं, अगर हम इस तरीके से ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर देंगे तो उससे कंपनीज फ्री हो जाएंगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफेंसेस करेंगी। और उन्होंने डिमांड की कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है आप उस बिल को इनको रेफर कर दीजिए, ये पहले उसको चेक करेंगे कि बिल के अंदर क्या क्या है, फिर उसके बाद हम कोई इसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि हमें ये बिल पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी के साथ एक और अमेंडमेंट इसमें बोली गई कि हमें जो है NCLT का जो बर्डन है इतना ज़्यादा केसेस का, उसको भी रिड्यूस करना चाहिए। तो ये दोनों थे बिल के मेन पॉइंट्स। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्या है और क्या ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने इसको पास किया या नहीं किया। तो बेसिकली जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल के अंदर दी गई थी उसमें सबसे पहले जो पेनल्टी लगाई जाती है किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी कंपनी के हेड के ऊपर, या फिर वो पेनल्टी की जगह उसको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है किसी ऑफेंस की वजह से, तो उसको रिमूव करने की बात कही गई। और उसके बाद ये कहा गया कि जो फाइन भी वो पे करते हैं उसको भी रिड्यूस कर देंगे। तो आप ये देखिए कि अगर आपके ऊपर एक डर है कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी, आप उस सज़ा को हटा देंगे, आपको फ़ाइन भरना उस फाइन को भी कम कर देंगे, तो आप लिबरल हो जाएंगे कि ठीक है यार कर लूँ गलती, थोड़े बहुत ही फाइन ही तो भरना है या जेल तो मुझे होगी नहीं। तो इस तरीके के इशूज़ जो है वो इस बिल के थ्रू क्रिएट किए गए। यहाँ पे डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं तो टोटल 72 अमेंडमेंट्स जो है इस बिल के अंदर दिए गए, जिसमें कि ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा ताकि एथिकल जो बिजनेस होता है वो ईज ऑफ डूइंग स्टार्ट हो और उसी के साथ ईज ऑफ डूइंग ऑनेस्ट बिजनेस हो। तो इन दोनों को प्रमोट करने के लिए डीक्रिमिनलाइजेशन की बात की गई है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, प्री में पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि कितने टोटल अमेंडमेंट्स यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं। तो 72 अमेंडमेंट्स जो है वो प्रपोज किए गए हैं और उसी के साथ पेनल्टी और इम्प्रिजन को बिल्कुल ख़त्म करने की बात की गई है और जो फाइन होगा उसे रिड्यूस करने की बात की गई है। उसी के साथ ये कहा गया है कि देखिए अगर आप जो है इस तरीके के जो भी पनिशमेंट के रूल्स होते हैं उनको कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स होंगे उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और वो बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करने लगेंगे, क्योंकि उनको एक फियर नहीं रहेगा इम्प्रिजनमेंट का या फिर कि फ़ाइन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देना होगा, तो उससे वो फ्रीली होकर बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। उसी के बाद ये कहा गया कि देखिए हम जो डीक्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बड़े से बड़ा ग्रेव अगर कोई ऑफेंस कर रहा है उसमें भी हम उसको माफ़ कर देंगे। जो छोटे छोटे माइनर प्रोसीजर या फिर टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं किसी कंपनी के अंदर, जिसके अंदर कोई फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं होता, कोई पब्लिक इंटरेस्ट को इंजरी नहीं हो रही है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का नुकसान नहीं हो रहा है, या जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं जितने भी क्राइम होते हैं, सिर्फ उनको डीक्रिमिनलाइज करने की यहाँ पे बात की गई है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है, माइनर प्रोसीजरल एंड जो टेक्निकल फॉल्ट्स है, ये आपको याद रखने अपने प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद जो है रीकैटेगराइजेशन की गई है। यहाँ पे बेसिकली क्या कहा गया है कि रीकैटेगराइजेशन में एटलीस्ट जो 23 ऑफेंसेस है 66 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर उनको मतलब कि डिफॉल्ट्स के केसेस में देखा जाता है, उनको कहा गया है कि डीक्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। मतलब 23 ऑफेंसेस जो है एटलीस्ट वो जो है वो करे जाएंगे डीक्रिमिनलाइज, और जो 66 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है डिफॉल्ट्स के उनको डीक्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। ऐसे जो केसेस होंगे मतलब कि जो छोटे मोटे इश्यूज वाले होंगे उनमें मतलब कि आप सज़ा नहीं देंगे, बट ऐसे जो केसेस होंगे उनको इन हाउस एजुकेशन फ्रेमवर्क से सॉल्व किया जा सकेगा। एजुकेशन क्या होता है बेसिकली कि
आप जो हैं बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, एक कोई जो पर्सन होता है, न्यूट्रल पर्सन होता है, वो आपकी जजमेंट कर देता है, आपको बता देता है ये आपने गलत किया है और आपको सलाह दे देता है कि आगे से आप मत कीजिएगा ये। तो ये इस तरीके का फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो बेसिकली पार्टीज के थ्रू कंसिलिएट किए जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक पार्टी होती है, दो पार्टी होती है और जो बीच में एक पार्टी होती है, जो मेडिएटर होता है, थर्ड पार्टी, वो न्यूट्रल होता है, उसको सिर्फ केस बताया जाता है और फिर वो एक जजमेंट देता है जो कि एप्लीकेबल हो जाती है। तो यहाँ पे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं वो कॉन्सिलेट किए जाते हैं पार्टीज के थ्रू अंडर डिस्प्यूट, और ये जो है यहाँ पे उनको परमिशन कोर्ट की नहीं लेनी पड़ती है किसी भी डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। फिर आता है प्रोड्यूसर कंपनीज। तो 2013 की जो एक्ट थी उसमें 1956 की कंपनीज एक्ट से ही प्रोविज़न ले लिए गए थे। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि जो 50 मेंबर्स थे डायरेक्टर्स के, उनको 200 कर दिया गया था और इस तरीके के जो प्रोविज़न्स थे, तो वो क्या हुआ था कि 1956 के ही प्रोविज़न्स जो थे प्रोड्यूसर कंपनीज से एसोसिएटेड, वो 2013 की एक्ट में भी आगे चलते जा रहे थे। अब ये जो प्रोविज़न्स थे, जैसे मेंबरशिप को लेके थे, कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स की कितनी जनरल एनुअल मीटिंग्स उनको करनी होगी या फिर वो कैसे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, वो सारे 1956 के चलते आ रहे थे। अब इस बिल के अंदर 2020 के बिल में इन सारे प्रोविजंस को रिमूव करने की बात की गई है और इस एक्ट के अंदर एक न्यू चैप्टर को ऐड किया जाएगा ताकि जो प्रोड्यूसर कंपनीज है उनके लिए एक न्यू प्रोविजंस विद सिमिलर की जो डाटा रहे, बैकग्राउंड रहे, वही सेम रहे और सिमिलर बैकग्राउंड से प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए न्यू एक्ट में न्यू चैप्टर लाया जाएगा। फिर आता है डायरेक्ट लिस्टिंग इन फॉरेन जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता था कि सिंपल सी बात है कि जो भी स्टार्टअप्स हुआ करते थे वो हमारी कंट्री के अंदर स्टार्टअप किया करते थे, उनको फॉरेन जुरिस्डिक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ कंपनीज़ की जाएगी वो फॉरेन जुरिस्डिक्शन में भी की जा सकती है। मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अलाउ कर दिया है सर्टेन क्लासेज ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनीज़ को कि आप जो है वो डायरेक्ट अपनी जो अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं फॉरेन लिस्टिंग में। मतलब कि आप जाके जो है स्टार्टअप्स जो है वो ओवरसीज़ मार्केट में अपना कैपिटल रेस कर सकते हैं, अपनी जो भी कंपनी के शेयर्स है उनको फॉरेन लिस्ट में लिस्ट आउट कर सकते हैं। ये फॉरेन जुरिस्डिक्शन का भी अभी की अभी अमेंडमेंट लाई गई है। फिर आता है रेम्यूनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो क्या होता था बेसिकली कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है उसको 1 साल के अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उससे क्या होता था कि उसके जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे ना वो हताश ना हो जाए कि यार हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, डायरेक्टर्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उनको क्या दिया जाता था, एक ना पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन की जाती थी। मतलब कुछ अच्छा खासा अमाउंट, सैलरी अमाउंट जो है वो उनको दिया जाता था ताकि वो हताश ना हो और वो मतलब अगर कोई भी कंपनी जो है वो इनएडिक्वेट या नो प्रॉफिट एक ईयर में कमा रही है। अब इस बिल के अंदर जो है ये प्रोविज़न नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों ही डायरेक्टर्स को जो है या फिर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उन सबको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस हो जाए क्योंकि उसको इंक्रीज रिम्यूनरेशन मिल रही है। फिर देखते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट फाइलिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो स्पेसिफिक क्लास है अनलिस्टेड कंपनीज की, अब उनको प्रिपेयर रहना है और वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स की एक फ़ाइल बनाएंगे पीरियोडिकली, और जो ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स की वो फाइल बनाएंगे उसका उन्हें ऑडिट और रिव्यू भी कराना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं कहा गया था। और ये सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज जो है ना, कुछ स्पेसिफिक क्लास की सिर्फ उनके लिए है। फिर उसके बाद जो है इस बिल में एक विंडो प्रोवाइड की गई है कि अगर मान लीजिए कि आप जो एनुअल रिटर्न अपना फाइल करते हैं उसमें किसी भी वजह से आप डिले भी हो जाते हैं, तो पहले क्या होता था कि उसके ऊपर पेनल्टी लग जाया करती थी, बट अब जो पेनल्टीज है वो नहीं लगेंगी एनुअल रिटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड की गई है कि आप वहाँ जाके अपना एनुअल रिटर्न डिले फॉर्म में भी भर सकते हैं। दी सेम उसके बाद जो है बात की गई कि ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ताकि जो क्लोजली हेल्ड कंपनीज है उनके अफेयर्स में ट्रांसपेरेंसी ला सके, गवर्नमेंट जो है वो देख सके कि वो सही से अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है, और उसी के तरीके से जो कंपनी के मतलब जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की कंपनीज है उनके मेजर शेयर होल्डर्स जो है उनके फंड्स को डाइवर्ट करना यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के थ्रू एक आर्म लेंथ बेसिस पे, ये हो गया आपका कंपनीज का एक्ट। फिर आ गया बेंचेस ऑफ एनसीएलटी। तो यहाँ पे क्या था कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जो एनसीएलटी के ऊपर एक बर्डन होता है, अभी ट्रिब्यूनल कब बनाया गया था, 2013 की एक्ट में बनाया गया था, तो उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन आ चुका था। कोर्ट्स को रिलीव करने के लिए एनसीएलटी बनाया गया था, अब सारे बर्डन वहाँ पे आ गए। तो ये कहा गया कि देखिए सिर्फ एक बेंच जो एनसीएलटी का है वो इतने सारे केसेस को सोल्व नहीं कर सकता, इस वजह से उसके बेंचेस बनाने की ज़रूरत है। मतलब कि अलग अलग जगह उसकी ब्रांच बनाई जाए और फिर हर ब्रांच जो है वो एक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक केसेस को डिस्कस करे या सॉल्व करे तो उससे उनका बर्डन कम हो जाएगा। और उसी के साथ जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, जो केसेस अधूरे रह जाते हैं, सालों साल पूरे नहीं हो पाते, वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। उसी के बाद पेनल्टीज़ की बात की गई है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो स्मॉल कंपनीज़ है उनके ऊपर अगर पेनल्टी लगाई भी गई तो वो बहुत कम पेनल्टी लगाई जाएगी। उसी के साथ जो 1 पर्सन कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनीज़ है, अगर कोई जो मतलब कि ऑफेंस है ऐसा कि वो मॉनेटरी पेनल्टीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है तो उस केस में पेनल्टीज़ बहुत ही कम लेवल की यहाँ पर लगाई जाएगी। उसके बाद जो है एक्सक्लूजन किया गया है लिस्टेड कंपनीज़ का, तो यहाँ पर बिल एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सेबी के कंसल्टेशन के बाद कुछ कंपनीज को एक्सक्लूड कर सकता है फ्रॉम स्पेसिफिक क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। एक डेफिनेशन जो लिस्टेड कंपनीज की वो में वो आया करते थे, उस लिस्ट से उसको बाहर निकाल सकता है, पर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सेबी के साथ ही डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के बारे में। तो पहली बात तो मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि सेक्शन 135 आपको याद रखना है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर आता है। उसके बाद ये कहा गया है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई कंपनी जो है उसका टर्नओवर बहुत अच्छा खासा है, प्रॉफिट वो कमा रही है, तो उसको एक CSR कमिटीज़ बनानी पड़ती थी और अपना जो 2% अमाउंट था वो उसका जो नेट प्रॉफिट होता था वो 3 फाइनेंशियल ईयर में जो भी उसने कमाया है उसका 2% उसको CSR पॉलिसी मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्पेंड करना पड़ता था। ये जो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बेसिकली क्या होता है कि एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आपको करना है। हम देखते हैं ना न्यूज़ में कि अंबानी है उसने इतना ज़्यादा डोनेशन किया, वो डोनेशन नहीं होता, वो ये CSR होता है, वो उसका एक होता है रूल कि उसको करना ही करना है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। उसी के बाद जो बिल है वो एग्जेम्प्ट करता है कंपनीज को कि अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो 50 लाख रुपए एक साल में कमा रही है, उसकी मतलब कि उसकी जो CSR लायबिलिटी है वो 50 लाख पर ईयर की है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि अब वो CSR कमिटीज़ को सेटअप करे, वो वैसे भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है। उसी के बाद जो बिल है वो अलाउ करता है एलिजिबल कंपनीज को टू सेटअप एक्सेस अमाउंट टूवर्ड्स देयर CSR ऑब्लिगेशन इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। एक चीज़ देखिए कि एक कंपनी है उसने इतना प्रॉफिट कमाया उसने, ठीक है, उसके बाद जो है उसने इतना अमाउंट जो है वो CSR कंट्रीब्यूशन कर दिया और फिर भी उसके पास प्रॉफिट बच गया, तो इधर उधर उसको वेस्ट करने की बजाय जो है आपको ये वाला कंट्रीब्यूशन, ये वाला प्रॉफिट भी जो है वो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना होगा। आप कहीं और ज़्यादा उसको स्पेंड नहीं कर सकते। ये एक तरीके से होता है कि मतलब कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कोई गलत चीज़ ना हो। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, ये एक तरीके का मैनेजमेंट कंसेप्ट है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट का कंसेप्ट होता है ये। यहाँ पे कंपनीज जो होती है वो इंटीग्रेट करती है सोशल और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को जो हमारी कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर हो रहे होते हैं अपने ऑपरेशन और इंटरेक्शन से स्टेक होल्डर्स के। और यहाँ पे 12 प्रिस्क्राइब शेड्यूल्स दिए जाते हैं कि 12 कैटेगरीज के अंदर आपको जो है अपना प्रॉफिट लगाना है। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, स्पोर्ट्स है, जेंडर इक्वालिटी है, और फ्यू कंपनीज जो हैं वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सोशल और जो चाइल्ड वेलफेयर होता है इस तरीके की एक्टिविटीज़ में भी अपने फंड को लगाती है। यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो मैंडेट होती है कि उनको एक CSR कमेटी जो है वो बनानी होती है। अब इसको ख़त्म कर दिया गया है कि 50 लाख तक का जिसका है उसको CSR कमेटी नहीं बनानी है। तो यहाँ पे उसको 3 मेंबर्स जो थे वो कंप्राइज होना चाहिए CSR कमेटी के अंदर, जिसमें से कि एक मेंबर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट्स अपने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से याद रखिएगा। अब कुछ रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कि जो हम देखते हैं अपने इंडियन बिजनेसेस के बारे में कि कितना वो CSR के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो एक जो इंडियन बिजनेस होता है वो ₹10,000 करोड़ आ ईयर जो है वो CSR के ऊपर स्पेंड करता है। और जो CSR एक्सपेंडिचर होता है कंपनीज का वो कहाँ पे लिस्ट किया जाता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के थ्रू जो है वो किया जाता है। और एक कंपाउंड मतलब कि जो रेट देखा गया है कि कितना CSR का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, तो 17% जो है वो लास्ट 5 ईयर्स में ग्रोथ रेट हुई है CSR के कंट्रीब्यूशन के अंदर। ये तो हो गई 2020 की बात। अब 2019 में छोटे छोटे पॉइंट्स में अमेंडमेंट की गई थी, पर यार आपको याद रखें क्योंकि मे भी पूछ लेना। तो यहाँ पे जो है बेसिकली 2019 की जो अमेंडमेंट एक्ट थी वो लाई गई थी ताकि जो CSR के कंप्लाइंस नॉर्म्स है उनको टाइटन किया जा सके, जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्म्स जो है वो स्ट्रिक्टली वे में एनफोर्स हो, ताकि अगर कोई भी नॉन कंप्लाइंस कर रही है कंपनी तो उसके ऊपर अच्छी तरीके से एक्शन लिया जा सके। उसके बाद जो कंपनीज है उनको ये अलाउ किया गया कि जो भी आपके अनस्पेंड CSR फंड्स है आप उसको क्या करें कि एक सेपरेट अकाउंट में कर दें। मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई और वो अपने फंड्स को जो है वो नहीं कर पाए, उस टाइम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, स्पेंड नहीं कर पाए, तो आप जो है एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट कीजिए, उस सेपरेट अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कीजिए और फिर अगले आने वाले जो 3 फाइनेंशियल ईयर्स है उस तरह ही अमाउंट जो है आप स्पेंड कीजिए जितना CSR के ऊपर, ठीक है। फिर आता है कि
जो मनी अनस्पेंट रहती है इस केस में, तो वो जो है किसी भी फंड के अंदर ट्रांसफ़र की जा सकती है। मान लीजिए कि ये जो 3 इयर्स थे फाइनेंशियल ईयर, इसके अंदर भी वो पैसा नहीं स्पेंड किया जाता है कहीं पे, तो फिर जो है वो एक फ़ंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये फ़ंड जो होगा कौन सा होगा, जो कि इस एक्ट के शेड्यूल 7 के अंदर मैंशन होगा। तो आप, अगर, मुझे नहीं लगता कि शेड्यूल 7 आपसे पूछेंगे, बस आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन याद रखनी चाहिए कि 3 फाइनेंशियल ईयर्स में उसको आगे वो स्पेंड कर सकते हैं। उसी के बाद जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है उसको एम्पावर किया जाता है कि अगर आप चाहे तो किसी भी कंपनी का नेम जो है रिमूव करने के लिए एक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मान लो उन्होंने ये कहा कि हम इस तरीके की कंपनी है, हमारा ये काम है, और फिर वो उस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस टाइम में रजिस्ट्रार ऑफ जो कंपनी होगा वो एक एक्शन को इनिशिएट करेगा ताकि कंपनी का नाम जो है वो कंपनीज एक्ट की लिस्ट से रिमूव कर दिया जाए। फिर उसके बाद जो है फंक्शंस को ट्रांसफ़र करने की न्यू पावर्स दी गई हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी जो पावर्स है उनको शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब पब्लिक से जो है प्राइवेट कंपनीज़ में आप कर सकते हैं, और NCLT से सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। मतलब जो केसेस होंगे वो NCLT से आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रेफ़र कर सकते हैं, और जो पब्लिक इंटरप्राइजेस है या पब्लिक कंपनीज हम देखते हैं ना डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज में अपनी पावर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर अच्छा यही वाला पॉइंट आ गया सोने। उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मोर टीथ प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी गई है ताकि जो वॉयलेटर्स होते हैं उनके साथ डील किया जा सके, और उसी के साथ जो स्पेशल कोर्ट्स है उनके बर्डन को रिड्यूस किया जा सके। उसी के साथ जो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है उसको अनेबल किया गया है कि आप अपने फंक्शंस को जो परफॉर्म करते हैं वो आप डिवीज़न और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है, NFRA, तो फुल फॉर्म में भी आपसे पूछी जा सके। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब तक वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो वीडियो को चलिए शुरू करते आगे का। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर जो हमारा कंप्यूटर का था उसमें मैंने साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये आपको पढ़ाया था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इसमें क्वेश्चन है डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि ऐसी कोई चीज़ होती है उसमें क्या अटैम्प्ट किया जाता है एक इंडिविजुअल के थ्रू कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो आपसे ले ले और अपनी आइडेंटिटी को गलत बता के। तो इसका ए है ऑप्शन फिशिंग ट्रिप्स, बी इज़ कंप्यूटर वायरस, सी इज़ फिशिंग स्कैम्स एंड डी इज स्पाईवेयर स्कैम्स। तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हम 2 बजट रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वन हेल्थ कंसेप्ट के बारे में जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ के अंदर आया था, तो वो क्या है। ए ऑप्शन आपके बारे में स्ट्रेटेजीज टू प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बी इज़ प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल द इंडिविजुअल, सी इज़ इंटरकनेक्टिविटी अमंग ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, एंड डी इज़ प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन हेल्थ ओवर एनिमल हेल्थ। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, अभी बजट में इसका डिस्कशन हुआ था तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी। बजट के अंदर वन हेल्थ कंसेप्ट का जो था जिक्र किया गया था, बताया गया था। ये क्या है, ये बेसिकली क्या होती है, इंटरकनेक्टिविटी होती है ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और जो इन्वायरमेंट होता है उसके बीच में। जैसे कल ही मैंने वो बर्ड फ्लू वाली वीडियो डाली थी, मैंने क्या बताया था कि बर्ड फ्लू जो है वो अब इंसानों के अंदर भी आ गया। तो होता है ना कि इंसानों से एनिमल्स में, एनिमल्स से इंसानों में, और फिर वो पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब करती है। तो ये वन हेल्थ कंसेप्ट यहाँ पे है। तो यूनियन बजट जो है उन्होंने वन हेल्थ सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रपोज किया था, जिसमें कि माइक्रोबियल माइग्रेशन पाथवेज जो होते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि कई बार जो हम एक्सपोर्ट का सामान मंगाते हैं उससे उसके थ्रू भी कुछ जो है माइक्रोबियल्स आ जाते हैं, तो उसको लिंक करना वाइल्ड लाइफ से, वेटरनरी से और ह्यूमन पॉपुलेशन से, ये यूनियन बजट के वन हेल्थ पॉलिसी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है टैक्सिंग से रिलेटेड, क्योंकि टैक्स हमारे स्टैटिक चैप्टर में है इकोनॉमी के। तो 2020-2021 में कहा गया है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो बिगेस्ट टैक्स रेवेन्यू सोर्स था इंडिया के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे दी गई है कि जो टॉप रेसिपिएंट्स है अंडर द नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट आर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए। ए इज़ 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। एक बार दोबारा स्टेटमेंट देखिए। ओके, ये देखिए ऑप्शंस। ओके डन।
तो ये देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है A1 ओनली। यहाँ पे जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बस ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो बिगेस्ट टैक्स रेवेन्यू सोर्स है इंडिया का 2020-21 में। अब इसका डाटा देखते हैं। तो ए ऑप्शन था यहाँ पे गवर्नमेंट का जो प्राइमरी सोर्स है अर्निंग मनी का वो होता है टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्सेस जो होते हैं हम उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, एक डायरेक्ट वे में, एक इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट में क्या होगा, आपका इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी होगी। और इनडायरेक्ट वे में क्या कि हम मार्केट में जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर पहले से ही टैक्स लगा होता है। तो हम जब किसी दुकानदार को पैसे देते हैं उस प्रोडक्ट के तो हम उसको इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं साथ के साथ। तो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर क्या आते हैं, इनकम टैक्स आते हैं, रियल प्रॉपर्टी टैक्स आ गए, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स है, टैक्सेस ऑन एसेट्स हो गए। और वहीं पे जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें होता है जीएसटी इंक्लूड, कस्टम ड्यूटी या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये आपको पहली बात तो कैटेगरी भी याद रखनी है। उसके बाद क्या है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो क्या किसके ऊपर होता है, रीअकरिंग इनकम के ऊपर होता है गवर्नमेंट की फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। जो टॉप रेसिपिएंट्स है इसके अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर वो है इंटरेस्ट और डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स रिसीव फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनीज। और उसी के साथ क्या हुआ है कि अब जो है जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम जो इंट्रोड्यूस हुई 2017 के अंदर, ये हम पहले की बात कर रहे थे कि जो भी डिविडेंड और वो हुआ करता था। उसके बाद जो सेंटर का मेजर सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या है, जीएसटी है, ना कि डिविडेंड और प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन था उसमें जीएसटी आना चाहिए था। 2020 और 2021 में 28.5% जो रेवेन्यू आया है वो जीएसटी से आया है, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स से आया है, फिर पर्सनल इनकम टैक्स से आया है, ठीक है। तो ये वाला आप एक बार ये याद रख लेना बजट के अकॉर्डिंग कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आया, कॉर्पोरेट टैक्स से आया डायरेक्ट वे में, और वैसे इनडायरेक्ट वे में किस में आया, जीएसटी में आया। तो जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और फिर पर्सनल इनकम टैक्स। तो अब तक आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।